बीजेपी तो वक्फ बोर्ड खत्म करने का प्लान कर रही है। अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त था उसको खत्म करने का काम किया, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूंगा सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने रोक लगाई। हिंदुस्तान का मुसलमान भी तो हिंदुस्तान का ही है, यहीं जन्मा है, यहीं बड़ा हुआ है, उसकी देश की आज़ादी में योगदान है, उसने अपने सब कुछ उसी का है, सब कुछ उसके साथ है, तो उसके साथ दोगला व्यवहार क्यों? मुस्लिम को न जमीन में आरक्षण है, न पॉलिटिक्स में आरक्षण है, न एजुकेशन में आरक्षण है। अगर ये किसी को नुकसान होना है जी तो हिंदुस्तान के दलित बिरादरी को होना है जी। तो बाबा साहब जो संविधान लिख कर गए हैं, जो एक्ट बना के गए हैं, जो कानून बना के गए हैं, उस कानून को सब ये खत्म करना चाहते हैं। माइनॉरिटी को तो जितना इनको मारना था, जितना खत्म करना था, जितना डिमोरलाइज करना था, जितना इनको नुकसान करना था वो कर लिया। अगला टारगेट तो उनका दलित बिरादरी। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो कोई और थे जो आसमान से डर गए। तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है एमडी चौबदार जी, जिन्होंने राजस्थान की राजनीति में तो एक मुकाम हासिल किया ही किया है, लेकिन माइनॉरिटी में पूरे देश में घूमकर जो माइनॉरिटी का जो माहौल बनाते हैं और आपके जो भाषण है उसकी ये जो शैली है, उसी पे आज हम एमडी चौबदार जी से बात करेंगे। एमडी चौबदार जी, द लाइव राजस्थान के स्टूडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। चौबदार साहब, आप राजनीति में हैं और जिन क्षेत्र से आते हैं, जिन में आपका एक मुकाम भी है और समाज सेवा में भी आपका एक बहुत बड़ा योगदान है, तो राजनीति में आने का क्या उद्देश्य रहा आपका? राजनीति में तो समाज सेवा ही है। राजनीति में नहीं रहेंगे तो भी समाज सेवा करनी है, राजनीति में रहेंगे तो भी समाज सेवा करनी है। राजनीति में दो फायदे हैं कि हम हमारे समाज को राज की नीति से जोड़ देंगे, तो सरकार की जो सुविधाएं उससे जोड़ देंगे, सरकार से जो लाभ मिलता है उससे जोड़ देंगे। चौबदार साहब, जिस तरीके से आप मदरसा बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, सरकार में आपने भूमिका भी रही पिछली सरकार में और अब भी आप चेयरमैन हैं, तो उस सरकार में और इस सरकार में आप क्या अंतर देखते हैं कि अभी आपके पास वर्किंग के लिए भी कोई सुविधाएं बहुत कम होगी? कांग्रेस में बीजेपी में फर्क है। कांग्रेस 36 बिरादरी को, सभी रिलीजन को, सभी धर्मों को साथ लेके चलती है। बीजेपी का वन साइडेड फार्मूला है, एंटी दलित और एंटी मुस्लिम पार्टी है। ये सभी को कहने की जरूरत नहीं है और मुझे बोलने की जरूरत नहीं। आप देश के हालात जो देख रहे हो, जो जानबूझकर जो इस तरह के काम करते हैं, वही हालात राजस्थान में आने के बाद में राजस्थान मदरसा बोर्ड की हमारी नई भर्ती थी वो रोक दी, बिल्कुल। हमारे नियमितीकरण का मैटर था वो रोक दिया, हमारी स्मार्ट क्लास थी वो रोक दी, नए रजिस्ट्रेशनों पे रोक लगा दी, जो मदरसे अपग्रेड करने थे उन पे रोक लगा दी, तो मुख्यमंत्री आधुनिकीकरण योजना का जो पैसा हम देते थे उन पे रोक लगा दी। तो ये तो जग जाहिर है कि कहने की जरूरत नहीं कि ये तो एंटी मुस्लिम पार्टी है, मुझे कहने की कहाँ जरूरत है, सबको पता है इस बात का। चौबदार साहब, आज जिस तरीके से बीजेपी का एक एजेंडा भी चल रहा है कि वो वक्फ बोर्ड और मदरसा बोर्ड इन जैसी संस्थाओं को खत्म करना चाहती है। बीजेपी तो वक्फ बोर्ड खत्म करने का प्लान कर रही है। अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त था उसको खत्म करने का काम किया, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूंगा सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने रोक लगाई कि जो संस्थाएं संवैधानिक दर्जा प्राप्त है उनको आप बंद नहीं कर सकते, उनको खत्म नहीं कर सकते, और मतलब मुंह की खानी पड़ी इनको। और वही ट्रेंड इनका आज राजस्थान में चल रहा है, वही प्लान चल रहा है। बीजेपी जिस तरीके से माइनॉरिटी पे एक माहौल बनाती है, सीए एनआरसी को लेके जिस तरीके का फैसला आया, तो उसमें आपको क्या लगता है कि माइनॉरिटी में डर है या नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूं कि सीए और एनआरसी का जो मुद्दा आप लेके आ रहे हो, जब आप ये कहते हो कि सीए से हमें सबको फायदा देना है, तो हिंदुस्तान का मुसलमान भी तो हिंदुस्तान का ही है, यहीं जन्मा है, यहीं बड़ा हुआ है, उसकी देश की आज़ादी में योगदान है, उसने अपने सब कुछ उसी का है, सब कुछ उसके साथ है, तो उसके साथ दोगला व्यवहार क्यों? जब आप कहते हो हम सिखों को लेंगे, हम क्रिश्चियन को लेंगे, हम बौद्धिस्ट को लेंगे, हम पारसी को लेंगे, हम अदर जो माइनॉरिटी में आते हैं उनको लेंगे, तो फिर मुस्लिम को लेने में कहाँ इतराज है? तो जगजाहिर सी बात है कि एंटी मुस्लिम इनकी योजनाएं चलती है और कोई काम ही नहीं। बीजेपी ने अभी हाल ही में जो कहा, कई स्टेटमेंट भी आए नेताओं के कि दलित आरक्षण पे भी कोई पार मान लो, या जैसे अभी ज्योति मिर्धा है जो नागौर से चुनाव लड़ रही है, उनका भी आया कि हमें 400 सीट चाहिए संविधान को चेंज करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इससे संविधान जो बीजेपी का जो एजेंडा है वो क्लियर सामने आ गया? बिल्कुल बिल्कुल, दिल की बात जुबान पे आई। ज्योति मिर्धा जी ने, नागौर की जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी की,
उनकी बात से लगा कि बीजेपी की जो प्लानिंग है वो यही है कि संविधान को बदलना, और संविधान का बदलने का सीधा सीधा फार्मूला है, मुस्लिम को न जमीन में आरक्षण है, न पॉलिटिक्स में आरक्षण है, न एजुकेशन में आरक्षण है। अगर ये किसी को नुकसान होना है जी तो हिंदुस्तान के दलित बिरादरी को होना है। जी जी तो बाबा साहब जो संविधान लिख कर गए हैं, जो एक्ट बना के गए हैं, जो कानून बना के गए हैं, उस कानून को सब ये खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब ने दलित समाज को उनके जीर्णोद्धार के लिए, उनको डेवलपमेंट के लिए, उनके सुरागीण विकास के लिए, उनकी राजनीति में भागीदारी के लिए, उनकी जमीन में भागीदारी के लिए, उनकी एजुकेशन में भागीदारी के लिए 3 रिजर्वेशन लागू किए उन्होंने। और इस पूरा फंडा ये है कि राजस्थान की जैसे 200 सीटों में से 67 सीट ऐसी है जो रिजर्वेशन है। भारतीय जनता पार्टी वो गले नहीं उतर पा रही है, भारतीय जनता पार्टी वो पचा नहीं पा रही है। वो नहीं चाहती कि पिलानी विधानसभा से कोई जेपी चंदेलिया जीते या पिलानी विधानसभा से पितराम काला चुनाव जीते। वो नहीं चाहते कि निवाई वाली सीट जो है वहां कोई दलित का बेटा चुनाव जीते। वो नहीं चाहते कि बगरू सीट से कोई दलित का बेटा चुनाव जीते। वो चाहते हैं कि जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन है वो भी नहीं करना चाहते, लेकिन ये सब कुछ ये करना चाहते हैं कि योग्यता के आधार पर आ जाएगा। हिंदुस्तान का जो इतना बड़ा एक तबका है, जो दबा कुचला तबका है, उस तबके को कैसे आगे लाएंगे, बिल्कुल प्री प्लान है। माइनॉरिटी को तो जितना इनको मारना था, जितना खत्म करना था, जितना डिमोरलाइज करना था, जितना इनको नुकसान करना था वो कर लिया। अगला टारगेट तो उनका दलित बिरादरी है। एक बार देखा जा रहा है कि माइनॉरिटी को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि माइनॉरिटी में भी अभी आईएएस की जो यूपीएससी में जो लिस्ट आई है उसमें देखा माइनॉरिटी के अच्छे लड़के, पिछली बार भी अच्छे लड़के निकल के आए थे, लड़के जो अपना कंपटीशन दे रहे हैं, तो माइनॉरिटी में भी एक एजुकेशन के प्रति अवेयरनेस तो आया है। बीजेपी ने बार बार पिछले 10 सालों से माइनॉरिटी को भड़काने की खूब कोशिश की है, लेकिन मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को सलूट करता हूं। उन्होंने अपना 10 साल से एक विजन बना लिया कि हमें जो हमारी कुरान में जिसका इकरा का जिक्र है उसको लेके आगे बढ़ गए, और उसी का रिजल्ट है कि अब की बार यूपीएससी के अंदर 51 बच्चे आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में जितना माइनॉरिटी में अवेयरनेस इन 10 सालों के अंदर आई है एजुकेशन को लेके, जिसमें हमारे उलेमाओं का बड़ा योगदान है, हमारे समाज सेवकों का बड़ा योगदान है, हमारे राजनीतिक लोगों का बड़ा योगदान है, हमारे जो बड़े भामाशाह हैं उनका बड़ा योगदान है, हमारे जितने जो अलग अलग फिरके के लोग हैं, चाहे वो देवबंद से हैं, चाहे वो बरेली शरीफ से हैं, उन सब का एक विजन है कि अब की बार कि हम सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल करें। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और भी अच्छा रिजल्ट आए। आप सरकार में थे चौधरी साहब, लेकिन जिस तरीके से कुछ ना कुछ तो जो मदरसा पैरा टीचर्स की भी कई मामले अटके हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि उस सरकार में जल्दी क्लियर हो जाने चाहिए थे? मानता हूँ इस बात को कि उस काम में देरी हुई, और मेरा जो अपॉइंटमेंट हुआ वो आखिरी के साल में हुआ, तो मेरे सामने बड़ा भारी टास्क था कि नियमितीकरण का मुद्दा भी है, नई भर्ती का मुद्दा भी है, फर्नीचर भी देना है, ड्रेस भी देनी है, कंप्यूटर भी देने हैं, स्मार्ट क्लास भी देनी है, इनका मानदेय भी बढ़ना है। और ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की कि सब कुछ किया, लेकिन 2-3 चीजें अटक गई। उसका मुझे दुख है इस बात का कि वो चीजें नहीं अटकनी चाहिए थी। और मुझे उम्मीद है, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से भी 15 जनवरी को इस मैटर को लेकर मिलने भी गया था कि आपकी जो योजनाएं, बजट घोषणाएं हैं, इनको नई सरकार नहीं रोक सकती। आप एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करो कि जो आपकी घोषणा है उनको पूरा करें। वो चौधरी साहब, राजस्थान में भी आप चुनाव हैं, और हाल ही में 2 बार से तो कांग्रेस 0 पर रही है लोकसभा चुनाव में, और 3 महीने पहले ही कांग्रेस चुनाव हारी है, तो आपको क्या उम्मीद लगती है कि यहाँ राजस्थान में वापस खाता खुलेगा? बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि 2 बार हम 25-0 से बीजेपी चुनाव जीती है, लेकिन अब की बार एक ऐसा माहौल है कि हिंदुस्तान का जो हिंदू समाज है वो भी इनकी झूठ से बड़ा परेशान है, वो भी दुखी हो चुका, पता लग गया उनको, उनके कारोबारों में नुकसान है, उनकी वर्किंग स्टाइल में बिल्कुल नुकसान कर दिया इन्होंने, इनको कुछ नहीं मिला। तो इनको पता लग गया कि ये सिर्फ झूठ बोलने वाले लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं। और अब की बार राजस्थान के अंदर मुझे उम्मीद है कि 10 से ज्यादा सीट लोकसभा की कांग्रेस जीत कर आएगी। एक बात और है चौधरी साहब, राजस्थान में जिस तरीके से आप देख रहे हैं, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया, कांग्रेस ने भी नहीं उतारा, बीजेपी तो उतारती नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस ने भी नहीं उतारती, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस भी बीजेपी की तरफ ही जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। राजस्थान का इतिहास रहा है, मैंने पहले भी जिक्र किया इस बात को लेके, 1952 से लेके टिल नाउ यानी 2024 तक ऐसा कोई चुनाव नहीं रहा
जिसमें कांग्रेस ने हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक टिकट माइनॉरिटी मुस्लिम समाज को देती रही है। और यह भी इतिहास गवाह है कि मैं जिस जिले से आता हूं, झुंझुनू से, वहां से कैप्टन अयूब खान 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चौधरी साहब को टिकट मिले और चौधरी साहब सांसद भी बनते, ये उम्मीद थी। 2 बार अयूब साहब वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। हालांकि यहाँ कैप्टन अजरुद्दीन साहब को टिकट मिला है, रफीक मंडेलिया को मिला, सईद गुडई साहब को मिला है, हबीबुर रहमान साहब को मिला, बरकतुल्लाह खान साहब को मिला है, बड़े बड़े नामचीन लोगों को टिकट मिला है, लेकिन वो लोकसभा चुनाव में सफल नहीं हो पाए। मेरा मानना है कि इस वक्त अब की बार माइनॉरिटी ने अपने आप को त्याग किया इस बात के लिए। और हालांकि मुझे दुख है इस बात का, मैंने इस मामले को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी को, टीकाराम जूली साहब को और खड़गे साहब को भी, और हमारे प्रभारी रंधावा साहब को, सबको मैं, और हमारे सांसद जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के इमरान प्रताप गढ़ी जी, उनको भी मैं कह के आया हूँ कि एक टिकट हमें मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। और कुछ माइनॉरिटी ने अब की बार अपने आप को बैकफुट पे इसलिए भी रखा है कि हम सबका विजन है कि कांग्रेस चुनाव कैसे जीते, क्योंकि माइनॉरिटी के नाम पे लोग पोलराइजेशन करते हैं, तो हम फिर इंशाल्लाह मिलेगी फिर आगे। जैसे अमित शाह ने अभी रोड शो किया है जयपुर में, मोदी भी रोड शो करके गए थे, तो जिस तरीके से जो 2 सीटें जो मोदी जी ने रोड शो किया था, वहां पे माइनॉरिटी के दोनों विधायक थे और वो चुनाव जीते, तो क्या लगता है अमित शाह के रोड शो से फर्क पड़ेगा? दोनों, मोदी जी का रोड शो फ्लॉप शो था, जो उन्होंने बहुत लंबा टाइम दिया था विधानसभा में, लेकिन 4-5 घंटे में सिमट गया जी। अमित शाह जी का दौरा भी आप देख लेना, प्रताप सिंह जी खाचरियावास हमारे जयपुर शहर के लोकसभा के कैंडिडेट है, और दोनों विधानसभाओं की 36 बिरादरी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर प्रताप सिंह जी को वोट डाल रहे हैं। लोग इनका चेहरा पहचान चुके हैं, इनका पर्दाफाश हो चुका है, और पूरे देश के अंदर इंडिया जो गठबंधन है वो 300 से ज्यादा सीट जीत कर आएगी। इलेक्टोरल बोर्ड का भी एक मामला आया, तो उसका भी कांग्रेस को फायदा मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने इनको नंगा किया है, और आज वीवीपैट का मुद्दा चल रहा है। जब हमारा लाइव चल रहा है तो वीवीपैट का मुद्दा भी चल रहा है बहुत जबरदस्त, और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेगा वो आमजन के लिए लेगा। जी जी बिल्कुल है। तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस में भी एकजुटता दिखती है क्या आपको? कांग्रेस में एकजुटता है। विधानसभा चुनाव में मैं इतना बोल सकता हूं कि कुछ टिकटों का गलत वितरण हो गया, उसका हम सबको दुख है। उनका तो दुख माननीय मुख्यमंत्री जी को भी है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसका दुख सचिन पायलट साहब को भी है कि उन्होंने बहुत मेहनत की। इसका दुख खड़गे साहब को भी है, हमारे रंधावा साहब को भी है, हमारे जो दूसरे जो सह प्रभारी उन सबको दुख है। गोविंद सिंह जी को दुख है कि कहीं ना कहीं निर्णय लेने में चूक हो गई और एक 10-15 सीटों की वजह से नुकसान हो गया। अगर वो टिकटें सही बढ़ जाती तो वापस सत्ता में आते। इमरान प्रतापगढ़ी जी आपके पूरे देश में माइनॉरिटी का जो माहौल बनाते हैं, अच्छे शायर भी हैं, तो क्या राजस्थान में अभी तक चुनाव में उनकी एंट्री नहीं? बिल्कुल, उनकी 3 मीटिंगें लगातार अब होनी है। टोंक सभा में, माधोपुर लोकसभा में उनका प्रोग्राम है, अजमेर लोकसभा में उनका प्रोग्राम है और कोटा लोकसभा में उनका प्रोग्राम है। बाड़मेर के लिए भी मैं आज वार रूम में था तो चर्चा चल रही है। बिल्कुल आएंगे, वो क्यों नहीं आएंगे। एमडी चौधरी जी, आप भी राजस्थान में कहाँ कहाँ प्रचार कर रहे हैं? क्योंकि झुंझुनू तो आपका खुद का लोकल होम टाउन है, तो बाकी और सीटों पे भी? झुंझुनू, चूरू, सीकर एक शेखावाटी संभाग है जिसने विधानसभा में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, और मुझे उम्मीद है कि माननीय बजेंद्र ओला साहब और गठबंधन के उम्मीदवार अमरा राम जी और हमारे चूरू लोकसभा के कैंडिडेट राहुल कसवा जी तीनों चुनाव जीतेंगे। और मैं कल नागौर के दौरे पे था और 22, 23, 24 में लगातार जो है कोटा, टोंक सवाई माधोपुर, बाड़मेर इस क्षेत्र में प्रचार में जाऊंगा। तो ये थे एमडी चौधरी जी हमारे साथ, और एमडी चौधरी जी ने अपनी सारी बात रखी, कहा भी, कांग्रेस का पक्ष भी रखा और कहा कि राजस्थान में कांग्रेस अच्छी बहुमत में आ रही है। तो अब देखना यही है कि क्या रहेगा चुनाव में। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सर।